बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। आपने गुज़िश्ता रात सूरत हाल का बखूबी जायज़ा लिया। वही सब कुछ हुआ जो कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, लेकिन शुक्र इस बात का कि खुदा न खास्ता किसी की कीमती जान का ज़िया नहीं हुआ। वही बात कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उनसे मुलाकात, उन तक रसाई, उनकी दवाई, यही मामलात हैं जो पाकिस्तान की सियासत को घेरे हुए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ वही, हुकूमत बिल्कुल अनडिटर्ड है इन तमाम बातों से। कल अगर कोई ख्वार हुआ तो पाकिस्तान के अवाम जो 8-8 घंटे 7-7 घंटे गाड़ियों में फंसे रहे, एक बहुत बुरा ट्रैफिक जैम हुआ जिसके नतीजे में बहुत से लोग अफेक्ट हुए। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि अब हम ये मामला दोबारा बढ़ाएंगे आगे और दोबारा भी ऐसा ही कुछ करेंगे, बल्कि उसमें शिद्दत और हिद्दत ज़्यादा कर देंगे। जहाँ तक बात कानूनी मामलात की है तो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली का मामला तो इधर उधर हो गया, अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। मेन अपीलों की बात है, 190 मिलियन पाउंड केस, उनमें से एक केस है जिसमें खान साहब की कन्विक्शन अभी तक मौजूद है। और अब सलमान सफदर साहब नहीं गए, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए केस मुलतवी कर दिया गया। बट तहरीक इंसाफ का दो मुनकाती मामला है कि एक ये कि अगर सज़ा हुई भी है तो फैसले मेरिट पर होने दें, अपीलें मेरिट पर चलने दें। दूसरा ये कि जो हो रहा है वो ना करें और उन तक रसाई, उनका इलाज, ज़ाती मौलिद से इलाज, ये सब कुछ अलाउ किया जाए। सियासतदानों का मौक़िफ़ आप सुनते हैं दोनों साइड्स का, गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, लेकिन हम ज़रा एक जेन्युइन क्रिटिक भी चाहते हैं इस निज़ाम की। क्या जो हो रहा है वो दुरुस्त है? ऐसा ही होता है? यू साइन अप फॉर इट द मोमेंट यू गेट इनटू पावर पॉलिटिक्स, या ये कुछ अनोखा है जो हो रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। और जनाब अब्दुल मोइज़ जाफ़री साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और माहिर हैं आइन व कानून के भी, लायक वकला में उनका शुमार होता है। मोइज़ साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हसन साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कल हुआ, यकीनी तौर पर क्योंकि आप ख़ुद इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और आपको तो पता है, फ़र्स्ट हैंड भी आपने देखा, लोग बहुत ख्वार हुए। अगर जैसे कहते हैं ना डिस्पैशनेटली मैं आपसे पूछूं, जितना ज़िम्मेदार आपको तहरीक इंसाफ के क़यादत लग रही है कि जी आप आए और वहाँ फिर वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है आप चक्री से क्यों नहीं गए, वो 26 नंबर पर आ गए और लोग अफेक्ट हुए, क्या आप उतना ही ज़िम्मेदार इस हुकूमत को भी नहीं समझते कि इतना बड़ा इशू नहीं है, मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, छोटी मोटी मामलात ही हो जाए तो शायद इतना बड़ा इशू बनेगा ही नहीं? मुलाकात के ऊपर तो पहले मुलाकातें होती रही है ना, मुलाकात का मसला नहीं है। मुलाकात के बाद उस मुलाकात को सियासी जहर के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के ऊपर एतराज है। ठीक, जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, जिस किस्म का जो है वो जहर उगला जाता है रियासत से मुतल्लिक, इदारों से मुतल्लिक, और रियासत के अंदर जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उस शख्सियत से मुतल्लिक जो कि ब्रिंगर ऑफ प्राइड है फॉर एंटायर नेशन, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उससे मुतल्लिक भी बेबुनियाद किस्म के इल्जाम आयद की जाते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। फिर इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर भी गुफ्तगू करने की जो इनकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी कर चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ ने मजबूर किया है, यानी पहले तो मुसलसल मुलाकातें हो रही थी और इतनी मुलाकातें हो रही थी जो शायद जितनी रूटीन में किसी भी प्रिजनर की नहीं होती। फिर उसके बाद यकीनी तौर पर बंदिश हुई है और अब जो मर्जी कर रहे हैं वो मुलाकात नहीं करवा रहे। लेकिन जो मेरी इतलात है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत के दरमियान को बातचीत शायद हो रही है, जिसमें वो ये गारंटी देने के लिए ये तस्लीम कर रहे हैं या वो गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम इस मुलाकात को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वैसे आपको मालूम है कि जो साकिब निसार साहब का एक ऑर्डर है जिसमें उमर ताबदियाल साहब भी थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी थे, जिन्होंने कहा था कि कॉन्विक्ट शख्स सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, सियासत में किसी किस्म का उसका रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब इमरान खान साहब कॉन्विक्ट भी हैं, यानी सजा याफ्ता मुजरिम है। एक अदालत ने उनको करप्ट करार दिया है, दूसरी अदालत ने उनको भी जो है वो करप्ट करार दिया है, जिसमें वो सियासी जो अल्फाज अदा करते थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक ये चोर हैं। तो बात ये है कि आज ये कहा जा सकता है कि सुहेल अफरीदी के लीडर चोर है, ये कहा जा सकता है कि अलीमा खानम के भाई चोर हैं, ये भी कहा जा सकता है कि कासिम के पापा चोर है। तो सियासी बहरात तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 2 कदम तहरीक इंसाफ को भी पीछे हटना चाहिए और 2 कदम हुकूमत को भी सख्ती जो है वो कम करनी चाहिए और इस मामले को एमिकेबली जो है तमाशे के बगैर अगर हल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इख्तियार में जो लोग होते हैं मोइज़ साहब, वो 2 कदम पीछे नहीं 2 कदम आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। मेरे ख्याल में तारीख भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। बट
मैं सिर्फ इस बात, क्योंकि मैं केसेस पे आऊँगा या कानूनी मामलात पे, लेकिन जो कल प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई, इससे पहले भी जो हुआ है, ये मुद्दा हुकूमत का कि जी मुलाकात से इंतशार फैलता है, तो मेरा इस्तदलाल उसमें ये होता है कि जी वहाँ गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू 2 घंटे बाद किसी और जगह हो जाएगी। कैसे आप इस बात को रोकेंगे कि जो बात हुई है वो मंजर आम पर ना आए? दर्जनों चैनल्स हैं, बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कैसे रोका जाएगा इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को? मेरे ख्याल में रोका नहीं जा सकता, लिहाजा जो भी चीज रोकी जा सकती है उसको रोकने पे बजिद है। ये डेस्परेशन है मुनीब साहब, इस हुकूमत को पता है, इस हुकूमत और उसके सपोर्टर्स को पता है कि इस मुल्क के अवाम के अंदर से उनकी लेजिटिमेसी और पॉपुलैरिटी ना अभी है और ना आइंदा आने वाले कल के लिए मुमकिन है। और ये ऑपरेट भी फिर इसी तरह कर रहे हैं कि अपने जिस जिस हद तक अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी समेट सकें वो समेट के रखें हर छोटी चीज से, क्योंकि मईशत का ऐसा हाल है कि स्टैग्नेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो पॉवर्टी की तरफ गामजन है। इस सब कुछ के को देखते हुए उनको इल्म है, मुझसे आपसे ज्यादा इल्म है, एक पॉलिटिशियन जो है उसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद सोसाइटी बहुत ज्यादा होते हैं। उनको इल्म है कि ये एक टिंडर बॉक्स है, इस पे किसी भी तरह से चिंगारी लग सकती है, और वो इस बात पे अपनी मुकम्मल कोशिश जो है वो करके दिखाते हैं हमेशा कि कोई एक्स्ट्रा चिंगारी जो कि वो रोक सकें उसको किसी भी तरह रोक सकें। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रही, उनका वकालतनामा नहीं साइन हो रहा, अदालतें ऐसी हैं कि वो कह रही है नहीं हमें नहीं पता जी, आप वकालतनामा साइन करके लाएं वरना हम सुनेंगे नहीं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक डेस्परेशन दिखाता है। आपने कहा कि खुदा का शुक्र है जाने जाया नहीं हुई, ये लोग जाने भी जाया कर चुके हैं। जाने जाया करने वाले जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे वो सहाफी को गायब कर दिया था। तो मुनीब साहब ये देखें, ये हो रहा है और हम सह रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि ये कभी पहले नहीं हुआ और शायद गलत कह रहे हैं। ये जरूर सही है कि ये कभी पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इस तरह इस हद तक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अलग हिस्सों में ये हुआ है। लेकिन महज ये बात कि ये हो रहा है, ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये होता रहेगा और इसकी वजह से कोई और असर नहीं होगा, ये एक बिल्कुल अलग बात है। मैं इस लेटर बात से अग्री नहीं कर सकता। हर तरह का जो ये क्रैकडाउन, हर तरह का जो ये लोगों की आवाज को घोटने की अमल होता है, इसके एक दूर रक्स इसका एक असर होता है, और वो असर जो है वो कई सारी चीजों के साथ उनका भी असर ट्रैवल कर रहा है और कल जैसी चीज का भी असर ट्रैवल करेगा और इसका एक नतीजा निकलेगा। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। ये नतीजा हसन अयूब साहब देखिए, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती और हमेशा के लिए नहीं होती, परमानेंट नेचर तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। ये जो अभी अदालती मामलात हैं, जनाब सरफराज डोगर साहब की अदालत है, वहाँ अब केसेस जिस तरह चल रहे हैं, एक ही मुझे तो कई दफ़ा ना पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे और उनके मुखालफिन अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी दलाइल ये होते थे कि ये अदालतों को फ्री एंड फेयर फैसले करने चाहिए बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के। आज तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि ये अदालतें बग़ैर इन्फ्लुएंस के, बग़ैर दबाव के फ़ैसले करें। लेकिन क्या आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हैं, यानी सज़ा मुअत्तली वाला मामला, तो एक हम जितने भी अपने उस्तादों से पूछें वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसको अदालत ने साइड पर कर दिया है। जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब की हमशीरा का वो ये है कि नहीं देखिए, ये तो इसलिए मेन अपीलों के ऊपर जा रहे हैं कि ये फैसला करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी मोहर साबित हो जाए और फिर ऊपर जाके फाइनलिटी मिल जाए उसे आईनी अदालत के अंदर। इट मीन्स कि इमरान खान साहब का केस जो है फॉर गुड वो डिसाइडेड हो और उसमें फिर कोई तब्दीली ना हो सके। देखिए, बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अगर आप बात करें तो वो तो डे लाइट रॉबरी है इमरान खान साहब की। उसमें तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साफ वाज़ेह हो चुकी है। एक खातून जिसने प्राइमरी स्कूल तक नहीं चलाया जिंदगी में, उसको यूनिवर्सिटी उस वक्त का जो एक बड़ा बिजनेसमैन है क्यों बना के देगा? जो बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को मुफ्त नहीं देगा, वो बिजनेसमैन बुशरा बेगम को, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया है, उनको इसलिए बना के दे रहा है ना कि उसका पैसा बाहर पकड़ा गया है। और उसके अलावा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम था या और उनके जो वहां पर मामलात थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, तो वो चीजें तो सबने वाज़ेह आ चुकी है ना। फिर वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, ये चीजें को ऐसी मतलब कोई इल्जामात तो नहीं है, ये तो हकीकत है। जो इनसे छुपना चाहे, जो भागना चाहे, जो उंगली के पीछे सूरज को छुपाना चाहे, ये उसकी मर्जी है।
लेकिन फिर फरज शहजादी, जो कि इमरान खान साहब के बड़ी करीब तस्वर होती थी, जो उनकी एहलिया के बड़ी करीब तस्वर होती थी, उनके नाम सैकड़ों कनाल अराजी इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई जो है वो अराजी उनके नाम मुंतकिल हो रही है बैरी टाउन से। तो जब ये इस किस्म के मुकदमे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये कोई सियासी तौर पर सजा होगी इमरान खान साहब को, सॉरी, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। इमरान खान साहब की करप्शन साबित है। अगर सलमान सफदर साहब समझते हैं कि 10 मिनट का केस है तो दलाइल तो देना जी, ओपन कोर्ट है ना, ओपन कोर्ट में दलाइल दें। और अगर अगर अदालत जो है वो इनकी अपीलें मंजूर नहीं करती और इनके पास ठोस दलाइल मौजूद हैं तो सारी दुनिया लान तान करेगी। लेकिन इनके पास कोई दलाइल नहीं है। इस केस के अंदर डिफेंस के पास है ही कुछ नहीं, और ये डिफेंस को पता है कि ये डिफेंस लेस केस है। इस वजह से ये चाह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी केस के मेरिट्स के ऊपर ना जाया जाए और हम जो है ना वो जमानत करवा ले। तो वो चीज तो उन्होंने नैब ने अपोज कर दी। नैब ने कह दिया जी मेरिट्स के ऊपर आ जाओ। अब मेरिट्स के ऊपर खेलने की बात हो रही है तो सलमान सफदर साहब की तबीयत खराब हो गई है। पहले फरमा रहे थे कि 10 मिनट का केस है, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर आए, केस में दलाइल दे। सलमान सफदर साहब कोई मामूली वकील नहीं है, बड़े कॉम्पिटेंट वकील है। वो छुप रहे हैं तो किसी वजह से छुप रहे हैं। और सलमान सफदर साहब का ये कहना कि जनाब ये मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, भाई आपने जब अपीलें फाइल की थी तो अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन से फाइल की थी ना, या इंस्ट्रक्शन के बगैर फाइल की थी? तो जब इंस्ट्रक्शन से फाइल की थी तो जब मेन अपील लग गई तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो इन्फेक्शियस होगी ना जी। नहीं, बात ये है, उनका इस्तेदलाल ये था कि मुझे तो इजाज़त थी कि मैं सजा मौतली वाले मामले पर आर्गूमेंट करूं। बट चले अगर उसको हम मान भी लेते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, एक ये भी देखें ना आज अदालत के अंदर क्या हो रहा है। वो जी आप वकालतनामा साइन करा लेते हैं। अब वकालतनामा साइन वर्चुअल तो नहीं होता ना, वो तो किसी को मिलेंगे आप इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, मतलब वो साइन करेगा, अंगूठा लगाएगा, जो भी क्लाइंट है वो भी नहीं हो रहा। और अदालत के फरमा रही है कि नहीं आप अदालत से रुजू कर लेते, या अदालत से रुजू करें और वो आप करें। अदालत के तो हुक्म मौजूद हैं कि मुलाकात हो, उस पर जिस तरह आपने कहा जी, वो जेलर साहब कहते हैं या हुकूमत कहती है कि नहीं नक्शे अमन का ख़तरा है, इंतशार फैलता है, बुरी सियासत होती है, इसलिए मुलाकात नहीं होती। तो कोई एक चीज़ भी दुरुस्त नहीं है इसके अंदर तो हसन साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा। ये तो वो उन रवैयों की वजह से है। ये सख्ती का मामला ये नहीं है कि इमरान खान साहब को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, ये सहूलियात मुयस्सर थी। लेकिन जिस किस्म का रवैया उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने यानी रियासती इदारों को स्कैंडलाइज करने के लिए, प्रोटेसाइज करने के लिए, या उनके ऊपर विदाउट एविडेंस इल्जाम आयद किए, तो वो चीजें तो बड़ी नामुनासिब थी ना। कितनी मरतबा इमरान खान साहब ने कहा मेरी जान को खतरा है, कहा है ना जी। तो क्या उनकी जान को खतरा था? कई दफा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को जो डील ऑफर हुई है, इमरान खान साहब को कभी कोई डील ऑफर नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब के जो हमायती है वो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, यहाँ पर मुलाकात नहीं हो रही, डट के खड़ा है। मतलब कई बातें इनकी पोलो फेल के अंदर तजादात है बेइंतहा। लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगा कि हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। और ये मौजूदा जो सूरत हाल है मुलाकातें ना करवाने की, और दूसरा उनके जो केसेस के वकालतनामे या वकला की मुलाकात खुलनी चाहिए, वो मुलाकात उनका राइट है, वो मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से इनको अपने रवैये या यकीनदानी करानी चाहिए। जो बैकडोर की बातचीत बजरिया शेख महमूद खान अचकज़ई चल रही है, उसको यानी कॉन्क्रीट करें और इसके ऊपर पेशरफ करें। रिजिडनेस कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी और तरीके इंसाफ को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज नुकसान इससे हुकूमत का अगर 5% है तो तरीके इंसाफ का 100% नुकसान है। अब्दुल मजीद जाफरी साहब, बैसियत सहाफ़ी, बिकॉज आपका उससे भी ताल्लुक रहा है, अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों पे यू ओपाइन ऑन दोज थिंग्स, बट अगर आप ज़रा वो वकालत वाली टोपी को साइड पे लगाएं और सहाफ़त वाली टोपी पहने और उस पर मुझे बताएं कि ये जो सियासत, तर्ज सियासत तरीके इंसाफ का है, आर दे लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू डू व्हाट दे डिड येस्टरडे? और आपको लगता है कि नहीं, सियासत इससे बेहतर भी हो सकती है, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, जेन्युइन बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाकर हुकूमत के लिए मामला तंग किए जा सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं कोई ऑप्शन है ही नहीं, व्हाट आर दे लेफ्ट विद, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव, और इसी तरह ही उन्होंने अपनी सियासत करनी? मुनीफ साहब, पार्लियामान में जो उनके नंबर्स थे उनको डिन्यूट कर दिया गया। पहले तो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू किया गया जिस तरह किया गया, उसके बाद जो बचे कुछ नंबर्स थे उनको रिजर्व सीट जजमेंट्स के रिव्यू के अंदर उल्टा दिया गया। तो इनकी जो मुतहर्रिक एक पावर थी पार्लियामान में प्रेजेंट होने की, उससे उनकी दिलचस्पी हट गई। रोड्स पे आए तो उनके बंदे मारे। उसके अलावा
जब कमेंट्री करते हैं तो उनके इंडिविजुअल लोग उठाए जाते हैं, मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं। अब करें तो क्या करें, मतलब या तो बद्दुआएं दें, लेकिन अगर कुछ करें तो हर चीज तो वो करके देख चुके हैं। तो एक्सट्रीम मेजर्स अगर अब नहीं लेंगे, एक सीट ऑफ पावर जो उनके पास है अगर उसको इस्तेमाल करते हुए कैपिटल की तरफ रुख नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब मैं नहीं कहता कि वो कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये हसन साहब जो जो बातें करते आए हैं, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो चीजों की तस्दीक कर दूं। एक तो एक सब जुडिस मामले के अंदर प्रोसिक्यूशन साइड की पूरी बेस्ट केस सिनेरियो सुना देना बगैर कॉन्टेक्स्ट के, मेरे ख्याल में ये नाजायज है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कई दर्जनों दफा टेलीविजन पे आके इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने रखने के बाद कहा है कि ये सिर्फ 10 मिनट का केस है। और अगर मैं अपनी वकील की टोपी वापस पहन लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उनसे मुत्तफिक हूं। ये वाकई में जिस तरह के जंप्स लेके उनको कन्विक्ट किया गया है, ये स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट में। दूसरी बात, सलमान सफदर साहब कई दर्जनों दफा इस केस को चलाने की पूरी नियत और कोशिश करके कोर्ट आए हैं। उनको कोर्ट ने टर्न बैक किया है किसी एक टेक्निकल उज़र पे या दूसरे पे। एक दफा वो कह रहे हैं बीमार है तो हमें मान लेना चाहिए कि वो बीमार है, वरना वो। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने मुझे सजा मुअत्तली की हद तक इस बेंच के सामने आर्ग्यू करने की इजाजत दी है। मुनीब साहब, ये तो एक बेसिक सी बात है ना, क्लाइंट ने आपको इजाजत नहीं दी है केस को चलाने की। आपने एक नए सिनेरियो में उस क्लाइंट से पूछना तो होगा ना कि नहीं सुन रही वो आपकी सजा मुअत्तली की, अब मैं क्या करूं। ये एक जायज बात है। ये मेरी नजर में ना तो मुझे ये समझ आता है कि वो डिले क्यों करेंगे, और ना मुझे समझ आता है कि वो इस मामले में इस हवाले से झूठ क्यों बोलेंगे। तो मतलब ऑन द बैलेंस ऑफ डाउट आपको कम से कम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। रही बात कि उनके खिलाफ क्या इल्जाम हैं और वो किस तरह की बातें कर देते हैं, और बड़े जबरदस्त लोग हैं जिनके खिलाफ वो बातें कर देते हैं। यार, आपने उनकी जाती शादी के हवाले से आपने क्या इल्जामात लगाए, आपने उनकी ज़ौजा के हवाले से उनके साबिक खावंद के क्या इल्जामात लगवाए, आपने किस बेसिस पे उनकी वो कन्विक्शंस करवाई। आपको पब्लिक की तरफ से फरवरी 8 2024 में जवाब मिल गया कि पब्लिक ने क्या सोचा उन कन्विक्शंस का। और रही बात ये जो साहब ने फरमाया कि साकिब निसार साहब का फैसला है, बंदयाल साहब भी बेंच पे थे, कि कॉन्विक्ट जो है उसकी कोई राइट्स नहीं होती। देखें, वो फैसला अव्वल तो ये कहता है कि अगर कन्विक्टेड शख्स है तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा यानी कि वोट्स लेने के लिए अपने आप को अहल तस्वर नहीं कर सकता, और परपेचुइटी में डिस्क्वालिफिकेशन होती है। वो ये नहीं कहता कि इसके मुंह पे टेप लगा दो। और अगर ये भी कहता है, अगर आप समझते हैं कि कॉन्विक्ट को राइट ऑफ ऑडियंस इस तरह नहीं होनी चाहिए कि वो टीवी पे आके बात कर दे, तो वो तो नहीं कर रहा ना, उसकी बात सुन के लोग सुना रहे हैं। अब अगर इस मुल्क में एक ऐसा वक्त आ गया है कि एक जेल में बंद शख्स की बात में इतना वजन और इतनी ताकत है कि उसकी सुनी हुई बात सुनाता हुआ भी आदमी जो है वो हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, तो फिर सवाल ये नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सवाल ये है कि फिर एक्चुअली हक इक़्तिदार किधर है। और वो हक इक़्तिदार फिर मेरा जवाब ये है कि इस हुकूमत के पास नहीं है। ठीक, मामलात का हल नहीं हो रहा अभी तक। जो ईरान और अमेरिका तनाज़ा है, पहला राउंड हुआ पाकिस्तान के अंदर नेगोशिएशंस का, उसके बाद बहुत सारी शटल डिप्लोमेसी या बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, विजिट्स भी हुए हैं। चाइनीज़ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान आए, और मोहसिन नकवी साहब का आज इसी हफ्ते के अंदर ये दूसरा दौरा है जिसके अंदर वो दोबारा ईरान गए हैं। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मामला कंक्लूड नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं विद एवरी पासिंग डे कि अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उनका वो ये कि ईरान के पास महज अगले जुम्मे, यानी ये जो जुम्मा है हफ्ता या इतवार तक का वक्त है, या अगले हफ्ते के शुरू तक का वक्त है। अगर मामलात दुरुस्त ना हुए तो खुदा न खास्ता दोबारा बमबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। मामलात जा कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और जनाब मंसूर जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता है, चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं। मंसूर जाफर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, कंसिडरिंग के जो एक ऑब्वियसली एक डेवलपिंग स्टोरी है, एवरी टाइम वी सेट टू एनालाइज तो पता लगता है कोई नई डेवलपमेंट हो गया है, कोई नई स्टेटमेंट आ गई है। बट अगर हम कोई एक चीज़ को पकड़ें तो आपके नज़दीक क्या है जिसकी वजह से अभी कोई भी मामला कंक्लूड नहीं हो पा रहा? ये क्या सिर्फ न्यूक्लियर इशू है इधर, या अभी भी कुछ ऐसा है जो इसके अलावा भी है साइड बाय साइड? देखिए जी, 3 नुकात हैं बुनियादी तौर पे। एक तो जो प्राइमरी फैक्टर है वो आपने हुर्मुज़ के हवाले से ही अभी कोई चीज़ सेटलमेंट नहीं हो पा रही, और उसके साथ साथ न्यूक्स का मामला दोबारा से अमेरिका ने एक लिहाज से सरफस कर दिया है। अगरचे ईरान के न्यूक्स के बारे में जितने भी अज़ाइम हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, वो तो इसके हक में ही नहीं है इसको बनाने के हवाले से। यूरेनियम अफजूदगी पर उनका एक इसरार है और उसकी एक लिमिट
वो ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में इत्तफाक राय ना हो सके। और मुद्दत के बारे में भी ईरान जो है अब तो यकीनन उस पूरे कज़िये में एक नया एलिमेंट जो है रूस की शिरकत आपको दिखाई दे रही है कि उन्होंने बू शहर के हवाले से अपना क्लेम जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईरान का और हमारा मामला है, इसमें किसी तीसरे मुल्क को मामलात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे ये डिले हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के बारे में ये पेशगोई करते हैं कि वो बड़े बेसब्र हैं और बेचैन हैं मायदा करने के लिए, लेकिन हकीकत हाल तो ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त एक जल्द से जल्द डील चाहता है। और तीसरी बात जो ईरान पर जो पाबंदियां आयद हैं उसके हवाले से खात्मे के लिए जो टाइमलाइन है और जो एक मैकेनिज्म, क्योंकि वो पै दर पै लगने वाली पाबंदियां हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए लगाई गई हैं, कांग्रेस है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो तमाम के तमाम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के नतीजे में अनडू किया जाना मकसूद है। लेकिन वहाँ पे भी अमेरिका ने एक लिमिट लगा दी है कि हम 25% जो पाबंदियां हैं या जो असासाजात हैं वो गैर मुंजमद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इशू, वो इस पूरी जंग के रिपीट ना किए जाने की एक गारंटी, और वो भी एक ऐसी गारंटी कि जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत कोई, चाहे वो इंटरनेशनल गारंटर्स हों, लेकिन उसको एक बैनुल-अक़वामी कवर हासिल हो। और देख लीजिए आज जो जॉइंट कम्युनी के आया है वहाँ चाइना से रूस की मुलाकातों के बाद, वहाँ पे इंटरनेशनल जो इस वक्त सेटअप है या जो तरीक़ाकार है उसको रिवाइव करने पर बड़ा इत्तेफाक किया गया है। और इस वक्त जो यूनिलैटरल इक़दाम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ताकतों की तरफ से, उसको एक जंगल के कानून से तशबीह दी गई है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप साहब को यकीनन इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसमें चीन और रूस जो है वो किसी न किसी तरीके से दोबारा अपना हिस्सा बदले जुस्सा जो है वो न सिर्फ अदा करना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए वो इस वक्त पूरी तरह तैयार और आमादा भी हैं। अब मजीद साहब आपके नज़दीक सर यहाँ एक हफ्ते में आज दूसरा दौरा है मोहसिन नकवी साहब का। नेचुरली वी ऑल नो कि वो फोकल पर्सन है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, और आई बिलीव वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड मार्शल को वहाँ पर। बट ये जितने नुकात हमारे सामने इस वक्त हैं, वे डू वी स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? हम हमेशा बात करते रहे आपसे, हमेशा मेरा सवाल होता है कि विद एवरी पासिंग डे आर वी लूजिंग द इन्फ्लुएंस और नॉट, या हमारी लेवरेज करने की या की पोजीशन कमज़ोर हो रही है या नहीं। बट वे डू वी स्टैंड टुडे? अगर हम इसको इफ़ वी सेट टू एनालाइज दिस कि हम एज अ मीडिएटर हमारी जो पोजीशन है, बिकॉज बहुत कुछ हुआ है, बहुत सा वक्त गुजरा है बीच में, वे डू वी स्टैंड एज अ मीडिएटर टुडे? अमरीश साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब हम जंग देखते हैं किसी भी ममालिक के दरमियान, खासतौर पर सुपर पावर एक तरफ है बैक बाय इजराइल, दूसरी तरफ ईरान था, तो अगर चेस बोर्ड पर किया जाता या ये कोई ऐसी गेम होती जिसके अंदर हम वॉर गेमिंग करते, तो प्रोबेबिलिटी यही निकलती थी कि ईरान 40 दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, और पॉसिबिलिटी यही होनी थी कि किसी ना रजीम चेंज हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ईरान यूनिलैटरली सीज फायर की रिक्वेस्ट कर देगा। अपरेंटली ये लग रहा था। ऐसे सूरत में जो मुज़ाकरात होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, क्योंकि एक मुल्क पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होता है, दूसरा पोजीशन ऑफ वीकनेस पर होता है, तो कन्वर्ज करना बहुत मुश्किल नहीं होता। और आप जो इत्तेहादी या दोस्त ममालिक या पाकिस्तान के इस तरह के लोग मीडिएट करवा रहे होते हैं, वो ऑलरेडी एक माइंडसेट को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। माइंडसेट एक तरफ विक्ट्री का होता है और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट डिफीट का ना भी हो तो कम अज कम डिसअपॉइंटमेंट का होता है। वो यहाँ नहीं हुआ। ईरान ने न्यू फॉर्म लीवरेज ली है, स्टेट ऑफ हॉर्मस पे ली है, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक किया हुआ है, रीजनलाइज कर दिया उसने जंग को, इजराइल को उसने हिट किया है। तो ये न्यू फॉर्म लीवरेज है जो ईरान को जाहिर है उस तरह नहीं करने दे रहा, कॉम्प्रोमाइज जो शायद खुदा न खास्ता ऑपोजिट होता वो करता। इसी वजह से जो हम अभी बात कर रहे थे कि ईरान की जो सबसे लेजिटिमेट मेरा ख्याल है जो बीच में डिमांड कह लें, वो ये है कि मुझे हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी जाए कि आप हर साल बाद, या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ही दौर में, क्योंकि उन्होंने तो 10 महीने में दोबारा हमला कर दिया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी उनका 1.5-2 साल अभी रहते हैं, तो और अगर दोबारा कोई हमला नहीं होगा एक बात, तो आई थिंक एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान का रोल बड़ा मुश्किल है कि क्लियर कट विक्ट्री है नहीं। अब विक्ट्री हो रही है ऑप्टिक साइड पे, इल्यूजन साइड पर, परसेप्शन क्रिएट करते, एक बिलीव करके कि हम जीते हैं। और आई एम श्योर पाकिस्तान भी माइंडफुल होगा कि चाहे दोनों मुल्क क्लेम करें विक्ट्री, लेकिन जो दुनिया के ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हॉस्टेज बने हुए हैं इस जंग का, इकोनॉमी, फ्यूल, LNG और ओवरऑल जो फर्टिलाइजर्स हैं और मेनी मोर जिनका इफेक्ट अभी नहीं आया इस दुनिया पर, तो ये आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है जो कन्वर्जन पाकिस्तान कर भी पाएगा
तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग अमन का कोई एग्रीमेंट होगा अगर हो पाया, क्योंकि दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हम अपने अपने मुल्कों को, अपने अपने मुल्क में जो हमारे मुखालफिन है उनको ये चुप करा सकें कि इससे ज्यादा अच्छी विक्ट्री तो हो ही नहीं सकती थी। और जाहिर है उसके लिए बहुत मेहनत दरकार है जो पाकिस्तानी हुकूमत की, इसलिए एफर्ट भी कह लें बढ़ गई है और रोल भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है। अब मंसूर जावर साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कतर, यूएई और सऊदीया की जानिब से अर्ज किया गया टू प्रेसिडेंट ट्रंप के वो हमला ना हो, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि ये मेरे एलाइज हैं, इन्होंने कहा है कि हमला ना करें। क्या हम इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जो कोशिश है मामले को हल करवाने की, उसमें इन ममालिक ने कम से कम कतर और सऊदी अरेबिया की जानिब से तो पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया गया था। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेन आया यूएई पाकिस्तान ताल्लुकात के ऊपर, एक दबाव आया, लेकिन अब वो उसमें एक पोजीशन ये आ रही है कि वो भी पाकिस्तान की इस मीडिएटिंग पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बेवक्त की रागनी ही छेड़ी है इन 3 मुल्कों का नाम लेके कि इनको एक लिहाज से दोबारा हमले से बचाने के लिए इनकी दरख्वास्त पर जो है मैं हमला रोक रहा हूँ, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी कंधे की ज़रूरत होती है। कभी वो पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी इस तरीके से इत्तेहादी मुल्कों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ चाह रहे होते हैं कि उन्होंने हमला क्यों नहीं किया। अब इस वक्त चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो, अभी रिसेंट जो उस पर हमले हुए 5-6 जो मुख्तलिफ नौइयत के, अब उसके बारे में तो खुद ये ममालिक भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो हमले इराक से किए गए हैं, वो ईरान ने नहीं किए। तो ऐसी सूरत में तो ईरान तो अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करार देता है कि उन्होंने हमले नहीं किए। अब अगर इन लोगों को इनका नाम इस वक्त दिया गया है तो वो एक लिहाज से इनको ऑन बोर्ड रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस अंदाज से माजी में जो रिसेंट पास्ट में उनकी तरफ से उनको जो एक सिक्योरिटी नेटवर्क के तौर पे उनके लिए सर्व करना था वो नहीं कर सके उनकी आर्मी, बल्कि एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो एक बैड टेस्ट वो डेवलप हुआ है, तो उसको थोड़ा सा इक्वल करने के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट के नतीजे में यकीनन दुनिया भर की हेडलाइंस का मौजू है, और पहले ही सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का जिक्र आता है। तो ऐसे में वो विक्टिम कंट्री के जो इस वक्त थोड़े से बैक बर्नर पे जा रहे थे, उनको लाइमलाइट में लाने की एक कोशिश हो सकती है। अगरचे ये तमाम ममालिक, थोड़ा सा इसमें यूएई को अगर हम साइड पे भी रख दें, वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे मुकम्मल एतमाद का इजहार कर चुके हैं और अपना जो भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वेट है वो पाकिस्तान के पल्ले में ही डाल रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये कज़िया जो है वंस फॉर ऑल सेटल डाउन किया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि एक हर 2-3 दिन बाद उन्होंने एक नया चैप्टर खोलना होता है, और ख़ासतौर पर इस नौइयत के एक्सक्यूज तलाश करके जो वो एक रेहर्टल डेवलप करते हैं जंग का और वॉर मॉन्गरिंग का, जब उन्हें उसे डाई डाउन करना होता है तो वो उनको फिर कोई ऐसी चीज़ सुझाई नहीं देती है। तो वो आमतौर पर इसी नौइयत का, कभी वो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की कॉल या अपील को बेस बना लेते हैं या उनके मुतालबात, और फिर कभी वो इसी तरीके से जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके कंसर्न्स को बेस बना के अपने उसी पूरे जो उन्होंने एक जज्बात की हिद्दत बढ़ाई होती है उसे वो कूल डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद एक नया माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है, जैसे अब सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को अंदाज़ा हो गया है कि वो अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चैंपियन है, अब वो कम से कम इस रिसेंट चाइना और रूस समिट के बाद जो है वो इस दुनिया के सोल भी जो प्रोपराइटर नहीं रहे हैं, उसमें दीगर हिस्सेदार भी जो है वो मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिया है। और ख़ासतौर पर जो जॉइंट कम्युनिके अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक पूरे जो फ्यूचर टोन है वो सेट कर रहा है इस पूरे कज़िये के हवाले से भी। और उसमें उन्होंने ईरान को जिस अंदाज से इस बात पर भी परसुएड किया है कि वो आबराए हुर्मुज़ का कंट्रोल खोले और मामला जो है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके नतीजे में जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तमाम ममालिक जो है वो दुनिया के मुतासर हो रहे हैं, और उसमें ये दोनों ममालिक में जो एक्सेप्शन नहीं है। अगरचे रूस को तो बड़ा एक लिहाज से उसके लिए तो ब्लेसिंग हुई है जंग, क्योंकि उसके जो इस वक्त ऑनलाइन या पाइपलाइन में जो तेल के टैंकर्स हैं उनको तो एक मॉरिटोरियम में मिल गया है कि वो अपनी सेल कर सकते हैं और जा सकते हैं। और इसमें 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, एक रूस है और दूसरा भारत है, जिनको अमेरिका ने बड़ा फ्री हैंड दिए रखा है। तो अब देखते हैं कि ये फ्री हैंड कब तक जारी रहता है और उसके बाद की क्या सूरत हाल बनती है। ठीक, अब टुवर्ड्स द एंड शीश साहब ये फरमाइएगा सर कि डोनाल्ड ट्रंप द पर्सन दैट ही इज़, मुतअद्दिद दफ़ा आपने रादर उसको एनालाइज किया उसकी पर्सनैलिटी को, बट
मुल्क के अंदर भी ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं है, कभी कांग्रेस में करारदाद आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कितने अरसे तक ऐसे ही चल सकता है कि मैं हमला कर रहा हूँ या मुझे फलाने ने रिक्वेस्ट कर दिया, अब मैं नहीं कर रहा, अब मैंने ईरान को वक्त दे दिया है, ये बैक एंड फोर्थ कितना अरसे तक चल सकता है विद ग्लोबल इकोनॉमी एट स्टेक ऑल्सो? आप अंदाज़ा कीजिए, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक अच्छा स्टेटमेंट आ जाए तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, जंग की बात आए तो क्रैश कर जाती है, तो ये कब तक आपको लगता है ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा? जी, बहुत सारे वेस्टर्न तजिया निगार तो यही कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्योंकि स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा पता है एज ए बिजनेसमैन, तो वो वीकेंड पर ड्रॉप एंड अप करते रहते हैं वीकेंड के हिसाब से कि किस तरह हाइप क्रिएट करनी है ऑयल प्राइसेस और दूसरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते, जो मसूद साहब भी कह रहे थे कि फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस मैं किसी तरीके से, चाइना भी वो इसीलिए आपने नोट किया, पहले उन्होंने डिले किया कि शायद मैं विक्ट्री लेकर चला जाऊंगा, फिर वो जाते हुए उन्होंने बयान दिया कि मुझे तो चाइना की जरूरत ही नहीं है ईरान के मौके सब्जेक्ट के ऊपर। वो चाहते थे कि वो चाइना को ये बिल्कुल मैसेज ना दे कि वो ऐसा सदर है जो आ तो रहा है चाइना, लेकिन दूसरी तरफ हेल्पलेस बहुत है कि वो ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल सका, ना एक सीज फायर को कन्वर्ट कर सका परमानेंट अमन में, और ना कोई टेक होम डील ले सका। तो ये चाइना का दौरा भी इसीलिए था। अब जो आप कह रहे हैं कि जी कहां तक प्रोलॉन्ग करेंगे, वो बिल्कुल मसूद साहब ठीक कह रहे थे कि उनको ऑप्टिकली चाहिए होता है कोई ना कोई फिगर, ताकि वो ये ना सोचे कि मैंने खुद ही सोचा कि जंग एक्सटेंड कर दूं। ये तो पोजीशन ऑफ कमजोरी की आपकी निशानी हो जाएगी ना, कि आपने क्यों समझा। वो हर दफा कहते हैं मेरा बटन हाथ पर था, मैंने 1 घंटा पहले पुल बैक कर लिया, मैंने फोर्सेस को ये हुक्म दिया, यानी वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लूज नहीं करना चाहते और ऑप्टिकली किसी का सहारा ले लेते हैं, जिसको वो कहते हैं कि मैंने इनकी वजह से किया। कोई शक नहीं है कि दुनिया कोई भी नहीं चाहती होगी, मिडिल ईस्ट ले लें, पाकिस्तान ले लें, कोई और उनके दोस्त ममालिक होंगे, कोई भी नहीं जंग चाहता। लेकिन आई थिंक बात आपकी बिल्कुल ठीक थी और है कि किस तरह प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, क्योंकि दुनिया तो हॉस्टेज अभी भी बनी हुई है। 8 बिलियन लोग जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमी से हो रहे हैं, ऑयल से हो रहे हैं, एलएनजी से हो रहे हैं, और अभी तो कुछ महीने बाद जब यूरिया, खाद, प्लास्टिक और इन चीजों की महंगी होगी, तब दुनिया को रियलाइज होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ऑयल और एलएनजी का नाम नहीं था, और भी बहुत कुछ इफेक्ट होता है उससे। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एवरी पासिंग डे चैलेंजिंग होता जा रहा है कि वो किसी तरह वाइंड अप करें। और मेरा तो अभी भी मानना है कि शायद वो समथिंग विच लुक्स लाइक अ विक्ट्री, उसको शायद किसी वक्त भी विक्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मेजरेबल, टेंजिबल और वेरीफाइबल विक्ट्री मेरा नहीं ख्याल अब प्रेसिडेंट ट्रंप हासिल करते। जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मंसूर जाफर साहब का और जनाब खालिद चिश्ती साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।